हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। IRFC 33 रुपये का ये शेयर है। सरकारी कंपनी है, ये रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सरकार ने एक के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है रेलवे में अपने बजट को बढ़ाने की, इवन कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट करी थी अपने वहाँ पर मेट्रो और बाकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो एक बड़ी तेज़ी हमें रेलवे के शेयर्स में देखने को मिल रही थी, चाहे वो रेल विकास निगम हो चाहे वो इरकॉन हो। लेकिन अभी वो गिरावट दिखा रहा है। 116 रुपये का शेयर रेल विकास निगम का है और लगातार गिर रहा है। 140 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसी तरीके से IRFC भी अगर हम देखें तो वो भी इसी कड़ी में जुड़ गया था और भागना शुरू कर चुका था। लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेस चल रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि यार खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं बनेंगे, तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 33 रुपये का शेयर है रेल विकास निगम का, सॉरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक महीने में 13% का ग्रोथ है। देखो तेज़ी बहुत जल्दी आई थी, 35 तक चला गया ये, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज के आसपास। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 57% का जंप आया है। और जब तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है, बाद में लंबे समय कंसोलिडेशन वाला रहता है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर 20 रुपये का शेयर था, 35 पे गया, उसके बाद लंबे समय तक गिरता रहा, 25 पे चला गया, वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी, वापस 35 पे गया। अभी कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और टाइम के लिए ये आपको 30 से लेकर 35 के रेंज में भटकता हुआ नज़र आ सकता है। और ख़रीदारी के मौके गिरावट में ज़रूर बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये वो कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी इनका अच्छा लग रहा है मुझे। कंपनी के बारे में देखिए तो वॉल्यूम अच्छे हैं, 3,80,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र सिर्फ 8% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल 63 पैसे का पे किया, फिर 80 पैसे का पे किया। और आपको बता दें कि तब शेयर प्राइस जो था वो एटलीस्ट सस्ता था, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 20 के आसपास ट्रेड कर रहा था 2022 अक्टूबर तक, ठीक है। और 20 अक्टूबर तक ये 20 रुपये के आसपास ही था। उसके बाद इसने जंप दिखाना शुरू किया। और अगर 20 रुपये का शेयर अगर आपको साल का 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है या फिर उससे ज़्यादा का पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बेहतर चीज़ है ये। उससे पहले 2021 में तो और अच्छा डिविडेंड था और 2022 में भी अच्छा पे किया, कम था लेकिन अच्छा पे किया। लेकिन 2023 में अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है क्योंकि शेयर प्राइस भी बढ़ चुका है। पहले जब ये 1 रुपये का 77 पैसे का जो डिविडेंड था और उसके बाद 63 पैसा और 80 पैसे का जो था डिविडेंड, साल में 2 बार पे कर रहा था, ये तब पे कर रहा था जब इसका शेयर प्राइस 20 रुपये के आसपास था। अब इसका शेयर प्राइस 30 से 40 की रेंज, 30 से 35 की रेंज में कह लो आप यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अब डिविडेंड में भी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि 2 रुपये का डिविडेंड पूरे साल में मिलाकर ही आपको दे सकते हैं, जो कि अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। और उनके लिए अच्छा होगा जिन लोगों की बाइंग ऑलरेडी 20 रुपये की है। अगर भी 2 रुपये का भी पे करता है तो उनको 10% का जो रिटर्न है वो सिर्फ डिविडेंड से मिल गया, यही समझ लो आप यहाँ पर। और जो ग्रोथ आई वो अलग से। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उन कंपनियों के शेयर जो अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं, जब गिरावट आती है तब आपकी फोकस में होने चाहिए, क्योंकि तब सस्ते में मिल जाते हैं और उसके बाद दोबारा तेज़ी तो आ ही जाती है। और आपको जो डिविडेंड मिलता है ना, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस कम होती है। अभी देखो जो लोग 30 रुपये में खरीदेंगे उनको अगर 2 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो वो उनके लिए शायद उतना अच्छा ना हो, अच्छा तो फिर भी है लेकिन शायद उतना अच्छा ना हो। लेकिन अगर आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपये की है, आपको 2 रुपये का मिल गया डिविडेंड, तो ये बेहतर होता है। ये परसेंटेज वाइज अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े हैं और हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बढ़े रहे हैं यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी इनके नतीजे भी आने वाले और डिविडेंड भी अनाउंस करेगा और मुझे लगता है कि 1 रुपये का तो करेगा ही करेगा। और जहाँ तक आप देखो तो 25 मई को डिविडेंड मिलने वाला है और रिजल्ट भी आने, मतलब मिलेगा नहीं, अनाउंस होगा और रिजल्ट्स भी आएंगे 4 दिन बाद है। तो देखेंगे कि कैसे नतीजे आते हैं। उम्मीद अच्छे रिजल्ट्स की ही है। और साथ में डिविडेंड भी जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 रुपये के आसपास का शायद डिविडेंड अनाउंस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको 1 रुपये के आसपास, मतलब 80 पैसे का 75 पैसे का तो पे कर ही रहा था जब ये 20-22 का था। तो इस बार तो प्राइस भी ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलना चाहिए।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6.83 का इसका पी रेशो जो कि सस्ता है सेक्टर पी 16 के मुकाबले, और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखिए सेबी का एक रूल ये भी कहता है कि प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है इस साल नहीं तो अगले साल प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 75 पे लेकर आएंगे। लेकिन प्रमोटर तभी बेचते हैं जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जब सरकार प्लान करेगी अपनी होल्डिंग को कम करने का। इससे पहले डेफिनेटली आपको कई सारी खबरें देखने को मिलेगी ये शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है और शेयर प्राइस में तेज़ी आती है और बाद में अपना OFS लेकर आ जाती है ताकि अच्छा प्राइस मिल जाए। और ये होता है, ठीक है, कोई शक की बात नहीं उसमें, ये होता है। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि जब सरकार अपना OFS लेकर आएगी ना, तब ये जो 33 का शेयर है ना, मुझे हैरानी नहीं होगी कि तब अगर ये आपको 45 के 50 के आसपास भी या फिर उससे ऊपर भी ट्रेड करता नज़र आ जाए, कि डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर 1.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.25% डोमेस्टिक के पास है, 1.14% FIs के पास है। रिटेल और उधर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 9.87%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी अच्छी है, बर्बाद नहीं होने वाली सरकारी कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है और रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है। रेलवे में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट है और अभी भी देखा जाए तो भैया हम रेलवे में काफ़ी पीछे हैं। नेटवर्क हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो हम सुविधा की बात करते हैं, हम जो कहते हैं ना कि अच्छा इंटीरियर वगैरह जो हम बात करते हैं, वो कम है अभी भी। और उसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग आने वाले दौर में करेगी। कई सारे रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे ट्रेन को भी ना अत्याधुनिक बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करा जाएगा वहाँ पर। तो नज़र होनी चाहिए, और उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी होने वाला है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखिए। और देखो अभी सरकार कब OFS लेकर आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन 3 साल का टाइम होता है। और यहाँ पर देखें तो 2021 में ये आया हुआ था, 2021 जनवरी में, 2021 जनवरी ख़त्म हो गया, 22 हो गया, 23 भी हो गया, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और कुछ 3-4 महीने और ऊपर हो चुके हैं। 3 साल का टाइम होता है जनरली, लेकिन कई बार टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि इस साल नहीं तो अगले साल OFS डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है। और डेफिनेटली सरकार जब OFS लेकर आती है तो तब लेकर आती है जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो, जब शेयर प्राइस तेज़ी पर हो। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ओवरऑल इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है, तो अभी इसका कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। और अगर ये आपको 30 रुपये के आसपास मिलता है, 27 से 30 रुपये के आसपास, वहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। और 25 तारीख को नतीजे के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर है तो बने रहो यहाँ पर, ठीक है। डिविडेंड भी डेफिनेटली मिलेगा आपको, तो बने रहो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगर 27 से 30 के बीच में नज़र आता है, खरीदारी के मौके बनेंगे। और एक बार रिजल्ट्स के ऊपर भी देख लेंगे कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे इसके बारे में भी। इसके अलावा कुछ और रेलवे कंपनियां भी हैं, चाहे रेल विकास निगम की बात करें, इरकॉन की बात करें, यहाँ पर भी एक बड़ी तेज़ी के बाद अभी करेक्शन चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखें। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगली वीडियो में हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।